Hello guys, welcome to your own channel Manisha Yaduvanshi. We are starting with 10th class now. Last lectures में हम लोगों ने क्लास 9th के बारे में स्टडी किया था. क्लास 9th का सेल चैप्टर हमने स्टडी किया था. आज हम 10th क्लास का फर्स्ट बायोलॉजी का चैप्टर उठाने जा रहे हैं. बायोलॉजी की एक यूनिट है 10th क्लास में वर्ल्ड ऑफ लिविंग, जिसके अंदर फर्स्ट चैप्टर है लाइफ प्रोसेस. इसके अंदर 4 चैप्टर्स आते हैं. फर्स्ट लाइफ प्रोसेस जो आज हम स्टडी करने जा रहे हैं. आज हम स्टार्ट करेंगे लाइफ प्रोसेस को. सेकंड है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स. थर्ड है रिप्रोडक्शन एंड फोर्थ है हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन. ओके, तो ये 4 चैप्टर्स हैं. आज हम लोग फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे विच इज़ लाइफ प्रोसेस. सबसे पहले स्टूडेंट्स हमें जानना है कि लाइफ प्रोसेस क्या होता है. देन व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेस आपको पता भी होगा. दोनों टर्म्स को आप डिफ्रेंशिएट करके देखिए बायोलॉजी में कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं है. बायोलॉजी में अगर वर्ड्स का मीनिंग क्लियर हो जाए देन एवरीथिंग इज़ ईजी. ठीक है, वर्ड्स को आप स्प्लिट कीजिए, वर्ड्स के आप टुकड़े कीजिए, वर्ड्स को तोड़िए और उसके बाद उनके मीनिंग समझ लीजिए. उसके बाद उसकी डेफिनेशन भी खुद बन जाती है, वो समझ भी खुद आ जाता है. जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूँ बायोलॉजी का फ़िलहाल. ठीक है, बायोलॉजी ही पूरी ही ऐसी है. बायो इधर है लॉजी. ठीक है, देन 2 वर्ड्स हैं, इनको स्प्लिट कीजिए. बायो अलग वर्ड है, लॉजी एक अलग वर्ड है. बायो एक अलग वर्ड है, लॉजी एक अलग वर्ड है. बायो का मतलब हो गया लाइफ, ओके, एंड लॉजी का मतलब हो गया स्टडी. दोनों अदर लैंग्वेज के हैं, मीन्स इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड नहीं है, ये अदर लैंग्वेज के हैं. तो बायो का मीन्स होता है इंग्लिश में लाइफ और लॉजी का मतलब होता है स्टडी. ठीक है, तो बायोलॉजी का मतलब द स्टडी ऑफ लाइफ इज़ नोन एज बायोलॉजी. इस तरीके से बायोलॉजी में वर्ड्स को स्प्लिट कीजिए, वर्ड्स के मीनिंग जानिए, आपको डेफिनेशन भी याद हो जाती है, आधे से ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं और समझ इजीली आ जाता है. ऐसा ही हम लोग लाइफ प्रोसेस को स्टार्ट करेंगे. लाइफ मीन्स सबको पता है, आप कहेंगे जीवन. जीवन क्या होता है? अब कैसे बताएंगे कोई भी चीज़ लिविंग है या नॉन लिविंग है, क्योंकि हम लोग बोलते हैं ना लिविंग में लाइफ है, नॉन लिविंग मीन्स लाइफ नहीं है. तो आप लोग कैसे बताएंगे कि कोई भी चीज़ें लिविंग है? कोई भी ऑब्जेक्ट आपको दे दिया या कोई भी ऑर्गेनिज्म आपको दिया, वो ऑब्जेक्ट है या ऑर्गेनिज्म है? क्योंकि ऑब्जेक्ट नॉन लिविंग है, ऑर्गेनिज्म लिविंग है. ठीक है, तो आप कैसे बताएंगे वो ऑब्जेक्ट है या ऑर्गेनिज्म है, मीन्स वो लिविंग है या नॉन लिविंग है? कोई भी आपको दे दिया कि ये आप बताइए कि ये लिविंग है या नॉन लिविंग. अब आपसे मैं पूछूं कि ये ब्लैक बोर्ड ये लिविंग है कि नॉन लिविंग है, क्या बताएंगे? आप कहेंगे मैम टू ऑब्वियस इट्स नॉन लिविंग, राइट? देन हाउ कैन यू से दैट इट्स नॉन लिविंग? क्योंकि इसके अंदर ना तो ये खा रहा है खाना, ठीक है, और ना इसमें एक्सक्रीशन हो रहा है, ना इसकी कोई ग्रोथ हो रही है. आप इसको आज भी ऐसा ही छोड़ दीजिए, 10 साल बाद भी ऐसा रहेगा. हाँ, मेन एक चीज़ है जो आप बोलेंगे जनरली कि ना ये सांस ले रहा है, कि ये सांस भी तो नहीं लेता ना, ये चीज़ बोलेंगे आप, राइट? तो मीन्स ये सारी क्या है? खाना खाना, सांस लेना, ये सब आप क्या बता रहे हैं? ये सब आप लाइफ प्रोसेस बता रहे हैं कि जो चीज़ें, जो प्रोसेस, जो प्रक्रियाएं ये दर्शाती है कि कोई भी लिविंग है या नॉन लिविंग है. जो चीज़ें ये बताए कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं वो लिविंग है या नॉन लिविंग है. ओके, उसी से ही हमें पता चलता है. ठीक है, किससे? लाइफ प्रोसेस से. लाइफ प्रोसेस से हमें पता चलता है कि कोई भी चीज़ें लिविंग है या नॉन लिविंग है. मैं आपसे पूछूं लाइफ प्रोसेस क्या होता है, इसको डिफाइन कीजिए, क्योंकि बेटा बोर्ड एग्जाम्स में एक्सप्लेन नहीं करना, डिफाइन करना है. तो ऑल द प्रोसेस विच अकर्स इन द लिविंग बॉडी, जो लिविंग बॉडी के अंदर होती है, एंड कीप देम अलाइव, और उन्हें जीवित सिद्ध करती है. ठीक है, मीन्स जितनी भी हम लोग लिविंग बॉडी है, हमारे अंदर प्रोसेस होती है, हमारे अंदर रेस्पायरेशन होती है, ब्रीदिंग होती है. आप कहेंगे मैम एक ही चीज़ है रेस्पायरेशन ब्रीदिंग? नहीं बच्चा, अलग अलग चीज़ें हैं, बताएंगे कभी वक्त आने पे. ठीक है, वैसे जनरली बता दूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा. ब्रीदिंग होता है जो आपका ऑक्सीजन को अंदर लेना, CO2 को बाहर छोड़ना, ये तो है आपका ब्रीदिंग. और आपका पूरा रेस्पायरेशन क्या है कि जो ऑक्सीजन आपने ली ये सेल के अंदर गई, सेल के अंदर जाके इसने ऑक्सीजन ने फूड से रिएक्ट किया, और फिर फूड जो है वो ATP रिलीज करता है, और ATP और वाटर मॉलिक्यूल में टूट जाता है. वो है रेस्पायरेशन की प्रोसेस. और ये जनरली ब्रीदिंग है कि सांस का अंदर बाहर. ठीक है, वो ब्रीदिंग है. तो ये अभी इस चैप्टर में भी आगे भी काम आ जाएगा कभी. बस मैंने आपको बता दिया है बेसिक नॉलेज के लिए कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन अलग अलग है. तो भाई हमारे अंदर ब्रीदिंग हो रही है, हम लोग खाना खा रहे हैं, उसका डाइजेशन हो रहा है, एक्सक्रीशन है, सर्कुलेशन है. सर्कुलेशन हमारा ब्लड फ्लो हो रहा है, सर्कुलेशन है. ठीक है, इस तरीके से. तो मीन्स जितनी भी वो सारी प्रोसेस क्या होती है, एक
सीरीज ऑफ इवेंट्स, एक इवेंट्स की सीरीज होती है, ठीक है, यानी कि उसके अंदर बहुत से स्टेप्स आते हैं जो होते चले जाते हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, ठीक है, ऐसे होते चले जाए, उसे प्रोसेस बोलते हैं, किसी सीरीज ऑफ इवेंट्स को, ठीक है, उसको प्रोसेस बोलते हैं। तो जितनी भी प्रोसेस लिविंग बॉडी के अंदर होती है और उन्हें जिंदा रखती है या उन्हें जिंदा सिद्ध करती है, एंड परफॉर्म द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ द बॉडी, और बॉडी के अंदर मेंटेनेंस फंक्शन करती है, मीन्स हमारी बॉडी को मेंटेन रखती है। अगर हमारे अंदर ये लाइफ प्रोसेस नहीं हो, देन कैन यू इमेजिन व्हाट हैपन्स, आप सोच सकते हैं देन क्या होगा। अगर हमारे अंदर ये सारी प्रोसेस नहीं हो, सारी लाइफ प्रोसेसेस नहीं हो हमारे अंदर, तो हम लोग अलाइव ही नहीं रहेंगे, हमारी बॉडी मेंटेन ही नहीं रहेगी। अब अगर हमारी बॉडी के अंदर फिल्ट्रेशन नहीं हो, यानी हमारी किडनीज खराब हो जाए, तो हमें हीमोडायलिसिस, एक डायलिसिस नाम की प्रोसेस होती है जिससे कि ब्लड प्योरीफाई किया जाता है उन पर्सन्स का या उन पेशेंट्स का जिनकी किडनी प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है। ओके, देन मेंटेनेंस नहीं हुई ना हमारी बॉडी की, हमारी बॉडी के फंक्शन, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी फंक्शन हैं उनको मेंटेन रखती है, हमारी बॉडी को मेंटेन रखती है और हमें जीवित सिद्ध करती है, वो सारी प्रोसेस लाइफ प्रोसेस कहलाती है, ठीक है। और जिनमें ये लाइफ प्रोसेसेस हो रही हैं वो हर चीज़ लिविंग है, वो हर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे हम उसको, वो हर चीज़ लिविंग थिंग है, लिविंग बीइंग है। जिसमें नहीं हो रही वो नॉन लिविंग थिंग है। देन आपको लिविंग बीइंग भी एक्सप्लेन करना, डिफाइन करना इजी हो गया कि लिविंग बींग्स कौन होते हैं, विच परफॉर्म ऑल द लाइफ प्रोसेस, जो सारे लाइफ प्रोसेस को एक साथ परफॉर्म भी करते हैं, और ये जो लाइफ प्रोसेस है ये बदले में उनकी बॉडी का मेंटेनेंस करती है, उनकी बॉडी को मेंटेन रखती है, ठीक है। मीन्स लिविंग बींग कौन है, जो सारी लाइफ प्रोसेस को एक साथ करते हैं। मीन्स ऐसा तो नहीं है ना कि हम लोग जब डाइजेशन कर रहे होते हैं तो हमारे अंदर ब्रीदिंग नहीं हो रही होती है या हमारा सर्कुलेशन रुक जाता है, सारी प्रोसेस होती तो एक साथ ही है ना, मतलब ये मिलजुल के काम करती है सारी प्रोसेस, तभी हमारी बॉडी और हम लोग सरवाइव करते हैं और हम फिट रहते हैं, हम लोगों के फंक्शंस मेंटेन रहते हैं। ओके देन लाइफ प्रोसेस आप देख लीजिए बहुत से तरीके की होती है, जैसे ग्रोथ हो गया, डाइजेशन हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, सर्कुलेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, ट्रांसपोर्टेशन हो गया। ग्रोथ सबको पता है कि जब हम लोग बर्थ लेते हैं, ठीक है, जब किसी बेबी का बर्थ होता है तब उसका साइज़ कितना होता है, बिल्कुल छोटे होते हैं ना, इतने बड़े थोड़ी होते हैं जितने हम लोग आज हैं, है ना। देन बाद में हमारे अंदर ग्रोथ होती है, हम लोग ग्रो करते हैं, एंड देन हम लोग इतने बड़े होते हैं, ठीक है। हर चीज़ ग्रो होती है, हमारा माइंड, हमारी फिंगर, हमारे नेल्स, हमारे हेयर्स भी तो ग्रो कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें, डाइजेशन, हम लोग खाना खाते हैं, उसके बाद उस खाने से हमें एनर्जी कैसे मिलती है, ऐसा थोड़ी है कि हमने एक ब्रेड खाया तो वो ब्रेड एज इट इज़ हमारे ब्लड में घूमता रहेगा और हमें उससे एनर्जी मिलती रहेगी, नहीं। पहले वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में एंटर करता है थ्रू आवर माउथ, हमारे माउथ के थ्रू हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर एंटर करता है, उसके बाद में उसका डाइजेशन होता है, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होता है। ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है बच्चा C6H12O6, ठीक है, एक कार्बोहाइड्रेट है, बताएंगे वो आगे, ठीक है। उसके बाद रेस्पिरेशन मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, इसको थोड़ी देर छोड़िए, न्यूट्रिशन को मैं आपको अलग से बताऊंगी, ये आपके में अलग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चंस बनेंगे, ठीक है। सर्कुलेशन, हमारी बॉडी के अंदर ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है, हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कौन मेंटेन कर रहा है, हमारा ब्लड, हमारे अंदर ब्लड है तो वही हमारा सर्कुलेशन करा रहा है। हमारे अंदर जितनी भी चीज़ें, जितना भी ट्रांसपोर्टेशन होना है इधर से उधर हमारी बॉडी में, वो सब कहाँ से होता है, ब्लड से, ठीक है, हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम से, जो हमारी बॉडी में सर्कुलेट वही करता है ना। एक्सक्रीशन, बच्चा हम लोग पानी पीते हैं, ठीक है, उसके बाद में वो पानी फिल्टर आउट होता है किडनी के थ्रू, देन जितना भी हमारी बॉडी के लिए यूज़फुल होता है वो हमारी बॉडी में वापस से आ जाता है, और जितने भी उसके अंदर इम्प्योरिटीज़ होती है, टॉक्सिक सब्सटेंसेस होते हैं, वो सब फिल्टर आउट कर देता है हमारा किडनी, ठीक है, फिल्टर आउट करके उसको हमारे यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर कर देता है और हम उसे एज अ यूरिन अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, अपनी बॉडी से बाहर रिमूव कर देते हैं। ओके, और ऐसे ही डाइजेस्टिव सिस्टम है, जितना भी फूड एब्जॉर्ब होना होता है, डाइजेस्ट होना होता है, वो हो चुका होता है। उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम आता है, रेक्टम के अंदर हमारा फीकल मैटर, जो कि हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं होता, वो फीकल मैटर कहलाता है, वो रेक्टम में स्टोर होता है और एनस के थ्रू हम उसको अपनी बॉडी से एक्सक्रीट आउट कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया एक्सक्रीशन। ट्रांसपोर्टेशन, एज इट्स नेम शोज कि ट्रांसपोर्टेशन मीन्स
ट्रांसपोर्ट करना। अब जो ट्रांसपोर्ट आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट किया होगा, जैसे बसेस में हम लोग जाते हैं, उनका काम क्या होता है कि हमें यहाँ से हमें बिठाया और यहाँ पे हमें छोड़ दिया, मीन्स एक स्टेशन से बिठाया दूसरे स्टेशन पे छोड़ दिया। ऐसे ही हमारी बॉडी के अंदर बहुत सी चीज़ों को, बहुत से आयंस को, बहुत से मॉलिक्यूल्स को रिक्वायरमेंट होती है कि वो एक जगह से दूसरी जगह पे जाए। तो वो होता है ट्रांसपोर्टेशन, कि उन आयंस का, उन मॉलिक्यूल्स का, उस डाइजेस्टेड फूड का ट्रांसपोर्ट एक जगह से दूसरी जगह तक। सिर्फ हम लोगों के डाइजेस्टिव सिस्टम में ही थोड़ी ना फूड होता है, एनर्जी तो हमारे ब्रेन को भी चाहिए ना, तो डाइजेस्टिव सिस्टम से ब्रेन तक कैसे पहुंचती है? बाय ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, ओके, ये खत्म हो गया। अब न्यूट्रिशन एक अलग से देखना आप। न्यूट्रिशन सबको पता होगा, पोषण बोलेंगे कुछ लोग, ठीक है, बट पोषण आपने बता दिया इसका हिंदी वर्जन। न्यूट्रिशन होता क्या है? न्यूट्रिशन इज द कंप्लीट प्रोसेस, वो कंप्लीट प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड, जिससे कि एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड ऑब्टेन करता है, अपना फूड लेता है। यानी कि न्यूट्रिशन वो जो हमारे जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है, हमें खाना पड़ता है, हमें लेना पड़ता है, ठीक है, वो बोल सकते हैं आप। तो एक कंप्लीट प्रोसेस जिसके थ्रू एक ऑर्गेनिज्म अपना फूड अपनी बॉडी के अंदर लेता है, ठीक है। एक कंप्लीट प्रोसेस हमारे खाने को लेने की, यानी हमारा खाना कहाँ से आया, कहाँ से बना, वो सारी प्रोसेस, ठीक है। न्यूट्रिशन हम अपना कैसे मैनेज करते हैं, ठीक है, वो सब कि हम अपना खाना कहाँ से लेते हैं, कहाँ से ऑब्टेन करते हैं, वो सब न्यूट्रिशन के अंडर में आता है। अब आप कहेंगे कि न्यूट्रिशन के अंदर ये आता है, तो भाई हम लोग न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं? हम लोग न्यूट्रिशन में खाने से लेते हैं, हम लोग खाना कहाँ से लेते हैं? तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खाने को लेने के, जैसे मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन होते हैं ना, कि भाई बस से जाएं, हम लोगों को मान लो यहाँ से जाना है आप लोगों को अपने घर से, और भाई शिमला मनाली घूमने जा रहे हो आप लोग, तो आप लोगों को शिमला मनाली जाना है, तो आप लोग बस से जाओगे, ट्रेन से जाओगे, ठीक है, और एरोप्लेन से जाओगे या पर्सनल व्हीकल से जाओगे, कैसे जाओगे? तो वो आपका मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, कि आप किस तरीके से जाओगे, मोड मीन्स किस तरीके से, ठीक है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन, कि आप किस तरीके का न्यूट्रिशन लोगे। न्यूट्रिशन लेने के कितने तरीके हैं, कितने तरीकों से न्यूट्रिशन ले सकते हैं? तो न्यूट्रिशन लेने के जनरली 2 तरीके हैं, ठीक है, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन 2 तरीके के होते हैं, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रोफिक न्यूट्रिशन। अब देखो, ऑटो मीन्स क्या होता है? कहते हैं ना एक ऑटोमेटिक, जैसे एक वॉशिंग मशीन का भी सुना होगा आपने, ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन होती है, ठीक है, जिसमें आप लोग पता सारे काम खुद ही हो जाते हैं, ठीक है। ऑटो मीन्स क्या होता है? सेल्फ, ठीक है। एक चीज़ एक सुना होगा ऑटो डिज़ाइंड या सेल्फ डिज़ाइंड, किसी चीज़ को हम खुद डिज़ाइन करें तो उसको ऑटो डिज़ाइंड या सेल्फ डिज़ाइन बोलते हैं, ठीक है। तो ऑटोट्रोफिक, जैसे कि नेम से ही पता चल रहा है, ऑटो मीन्स सेल्फ और हेटेरो मीन्स अदर होता है, ठीक है, हेटेरो मीन्स अदर होता है। तो बच्चा ऑटो मीन्स सेल्फ, हेटेरो मीन्स अदर। तो ऑटो कौन होंगे? जो अपना खाना खुद बनाएंगे, सेल्फ अपना खाना बना लेंगे, तो मेक देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद बना ले, वो ऑटोट्रोफिक, ठीक है। हेटेरोट्रोफिक डिपेंड्स ऑन ऑटोट्रोफ फॉर देयर फूड। ऑटोट्रोफ्स कौन है? अदर्स ही तो हैं, कोई और ही तो हैं, ठीक है। अब बेटा ऑटोट्रोफ्स के अंदर आते हैं प्लांट्स आएंगे ऑटोट्रोफ्स के अंदर। अब आप कहेंगे कि क्या सारे प्लांट्स ऑटोट्रोफिक होते हैं? बच्चा नहीं, सारे प्लांट्स ऑटोट्रोफिक नहीं होते हैं, ओनली ग्रीन प्लांट्स, सिर्फ ग्रीन प्लांट्स हैं जो कि ऑटोट्रोफिक होते हैं, ओके। ग्रीन प्लांट्स ही क्यों होते हैं वो हम आपको जब ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन डिटेल में पढ़ाएंगे ना तब बताएंगे, अभी बस थोड़ी देर में ही पढ़ा रहे हैं, ठीक है। पहले एक बार हेटेरोट्रोफिक को देख लें। हेटेरोट्रोफिक कौन होते हैं? ऑटोट्रोफिक जो अपना खाना खुद बना ले, जैसे कि ग्रीन प्लांट्स, ठीक है, और हेटेरोट्रोफिक जो कि दूसरों पे अपने खाने के लिए डिपेंड। अब दूसरों पे किस पे रहेंगे? हेटेरोट्रोफिक तो सारे ही खुद नहीं बना सकते, तो सीधी सी बात है खुद जो बनाएगा उसी पे डिपेंड रहेंगे ऑटोट्रोफिक पे। अब आप कहेंगे मैम खाना हमारी मम्मी ऑटोट्रोफिक है पर हम हेटेरोट्रोफिक है, क्योंकि हमारी मम्मी खाना खुद बनाती है, किचन में जाके ना मम्मी रोटियां बनाती है, और हम लोग हेटेरोट्रोफिक, हम उनके ऊपर डिपेंड करते हैं कि वो बनाएंगी तो हम खा लेंगे, क्योंकि हमें बनाना नहीं आता है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, आपकी मम्मा भी हेटेरोट्रोफिक है, आप भी हेटेरोट्रोफिक हो, सारे ह्यूमन बींग्स हेटेरोट्रोफिक है, सारे एनिमल्स हेटेरोट्रोफिक है, ठीक है। ओनली ग्रीन प्लांट्स या कुछ ऐसे बैक्टीरिया जिनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट है, सिर्फ वो ही ऑटोट्रोफिक होंगे, ठीक है। ये सारी बातें मैं आपको ऑटोट्रोफिक की थोड़ी देर में बताने जा रही हूँ। पहले एक बार हेटेरोट्रोफिक देख लो। आपकी मम्मा हेटेरोट्रोफिक क्यों है? अब आप पूछेंगे बच्चा आपकी मम्मा खाना कैसे बना रही है? रोटियां बना रही है, आटे से बना रही है, सब्जी बना रही है, सब्जी कहाँ से आ रही है? प्लांट्स से आ रही है,
अब प्लांट्स के पास वो कहाँ से आई? प्लांट्स ने किसी से मांगी थोड़ी, प्लांट्स कहीं से खरीद के थोड़ी लाया है उसको, प्लांट्स ने किसी को पैसे दिए और उससे सब्जियां ले ली, ऐसा थोड़ी हुआ है। प्लांट्स ने तो वो खुद बनाए। अब आप कहिए खुद कैसे बने? अभी ये तो बात हम छोटे छोटे थे तब से ही सुनते आ रहे हैं कि सनलाइट पड़ रही है, ठीक है, एक फोटोसिंथेसिस नाम की प्रोसेस है। 5th 6th से पढ़ना शुरू कर दिया था कि एक फोटोसिंथेसिस नाम की प्रोसेस होती है, और उस प्रोसेस के कारण जब सनलाइट गिरती है क्लोरोफिल मिलता है, ठीक है, तो ये प्रोसेस हो जाती है ग्रीन प्लांट्स के अंदर, और उसके बाद में वो लोग फोटोसिंथेसिस करके बड़े होते जाते हैं, खाना बनाते जाते हैं, उन प्लांट से हम खाना लेते जाते हैं। तो बेटा प्लांट्स किसी और से नहीं लेके आ रहे ना, नेचुरल चीज़ों का यूज करके खुद अपना खाना बना रहे हैं, है ना। लिविंग तो प्लांट भी है ना, लिविंग हम भी हैं। वो सारी नॉन लिविंग चीज़ों को मिला के, सारी नॉन लिविंग चीज़ों से अपना खाना खुद बना ले रहे हैं, ठीक है। और हम लोग लिविंग से यानी प्लांट से ही अपना खाना ले रहे हैं। तो हुई ना आपकी मम्मा भी हेट्रोट्रोफिक। तो ऐसा मत समझिए आप और आपकी मम्मा अलग अलग कैटेगरी के हैं, दोनों लिविंग हो, दोनों एक ही कैटेगरी से हो, ठीक है। तो जितने भी एनिमल्स हैं बच्चा वो सब हेट्रोट्रोफिक हो गए। अब हेट्रोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है 3 तरीके का। बेटा ऑटोट्रोफिक बचा हुआ है, इसको मैं अभी एक्सप्लेन करूँगी कुछ देर में हेट्रोट्रोफिक करने के बाद में, ओके। देन देखिएगा, हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन होता है वो जनरली 3 तरीके का होता है, होलोजोइक, सैप्रोफाइटिक एंड पैरासिटिक। मैम नाम सुने हैं, कुछ कहेंगे नहीं मैम नहीं सुन रखे, कुछ बोलेंगे मैम कुछ सुन रखे हैं, कुछ बोलेंगे मैम नाम सुन रखा है बट ये नहीं पता इनके अंदर होता क्या है, ये याद नहीं है ना। ऐसा ही हो रहा होगा ना। चलिए अभी एक्सप्लेन करती हूँ, उसके बाद मत भूलिएगा, ठीक है। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या होते हैं? जिसमें कि एनिमल्स इनटेक सॉलिड फूड एंड ब्रेक्स इट इनसाइड देयर बॉडी। जिसमें कि जो एनिमल्स होते हैं वो अपना खाना सॉलिड फॉर्म में लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर इंजेक्शन के थ्रू। इंजेक्शन क्या होता है? से हाथ से खाना उठाए, मुंह में डाला, ठीक है, यानी कि डायरेक्ट मुंह से खाना, वो है इंजेक्शन का प्रोसेस, ठीक है। आप कहीं हाथ से उठाना मीन्स जो गाय भैंस खाती है, क्या वो इंजेक्शन नहीं बेटा, वो भी इंजेक्शन है, ले तो मुंह से रहे हैं ना वो खाना। तो सॉलिड फूड ले रहे हैं ना, ऐसा थोड़ी है कि लिक्विड। कहीं मैम जो लिक्विड लेता है वो होलोजोइक नहीं है बेटा, है तो वो भी होलोजोइक ही, ठीक है। जो भी अपने फूड को इनडाइजेस्टेड फॉर्म में ले रहा है बॉडी के अंदर, और उसके बाद वो फूड उसकी बॉडी के अंदर जाके टूट रहा है, उसके बाहर कोई ब्रेक डाउन नहीं है, उसके अंदर उसका ब्रेक डाउन हो रहा है, बॉडी के अंदर जाके उसका ब्रेक डाउन हो रहा है, तो हम उसको, वो बाहर से तो सॉलिड फूड ले रहा है एनिमल, लेकिन बॉडी के अंदर जाके वो ब्रेक डाउन हो रहा है। तो इस तरीके के हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन को हम बोलेंगे होलोजिक। हेट्रोट्रोफिक तो होगा ही जब बाहर से ही फूड ले लिया, चाहे सॉलिड लिया हो चाहे कैसा ही लिया हो, जब बाहर से ही फूड ले लिया तो हेट्रोट्रोफिक तो खुद ब खुद हो गया ना, किसी पर डिपेंड हो गया। कहीं से ही सॉलिड फूड भी तो ये लेकर आएगा, ऑब्वियसली किसी प्लांट से लेकर आएगा, या किसी प्लांट की अगर जैसे वीट है, रोटियां बनानी है तो वीट है, वो पक जाएंगे तब उसको वीट की जो खेती होती है उसका हार्वेस्टिंग वगैरह होगी उधर से, देन आटा वगैरह हम लोग निकलवाते हैं, ठीक है, या आटे का पैकेट लेके आते हैं तब हम लोग रोटियां बनाते हैं, ठीक है। तो हम लोग डिपेंड ऑन अदर हो गए ना, अदर मतलब प्लांट्स पे डिपेंड हो गए ना हम लोग, है ना। तो बेटा इस तरीके का होलोजोइक न्यूट्रिशन अमीबा करते हैं और एनिमल्स करते हैं। मैम अमीबा ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ये भी होलोजोइक न्यूट्रिशन करता है हमारी तरह ही? हाँ बेटा जी, ये भी होलोजोइक न्यूट्रिशन ही करता है। और एनिमल्स जैसे कि और ह्यूमंस, हम लोग वैसे जनरली हम लोग एनिमल्स में ही आते हैं, ठीक है। पशु हो आप सब, हाँ मैं भी, और क्या, मैं भी तो ह्यूमन बीइंग हूँ ना, इसलिए। तो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन देखिए, सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन में हम ये तो काफ़ी सुना है, ठीक है। सेप्रोफाइटिक होता है कि जो डेड एंड डिकेइंग, मरे हुए और जो सड़ रहे हो, डिकेइंग सड़े गले मरे हुए जो मैटर हैं, जो जीव है वहाँ से, या जो मैटर जो भी कुछ चीज़ें सड़ गल गई है ना, सड़ रही है या मर गई है, ठीक है। मरी हुई तो सीधी सी बात है लिविंग होगी, और सड़ी हुई जो है वो नॉन लिविंग होगी। लेस लिविंग भी सड़ जाती है मरने के बाद में, उनसे न्यूट्रिशन लेती है फंजाई, ठीक है। फंजाई बोल दो, फंगी बोल दो, फंगाई भी बोल देते हैं कुछ लोग, ठीक है, बट मैं फंजाई बोलती हूँ। अगर कोई फंगी बोलता हो तो वो कंसिडर कर लेना अकॉर्डिंगली, ठीक है। तो सेप्रोफिटिक क्या होता है? जो डेड और डिकेइंग मैटर से अपना फूड ले, अपने फूड के लिए डेड और डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करे। ये किस पे डिपेंड कर रहा है? किसी सॉलिड फूड पे, ठीक है, जो कि किसी प्लांट से आएगा या कहीं से भी आए वो सॉलिड फूड, ठीक है, वहाँ से डिपेंड कर रहा था। ये कहाँ करेगा? डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड करेगा अपने फूड के लिए, जैसे कि फंजाई हो गया, ठीक है। और एक होगा जैसे, एक सेकेंड में आपको सेप्रोफिटिक का एग्जाम्पल दे दूँ,
एक ब्रेड होता है, एक ब्रेड देखा है, अगर ब्रेड के ऊपर मॉइस्चर आ जाए, आप उसको खुले में रख दो ब्रेड को और उसके ऊपर मॉइस्चर आ जाए, या मॉइस्चर भी ना आए तो आप उस पर थोड़ा सा पानी डाल दो, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा पानी अगर आप उस पर डाल दो उसके किसी कोने में भी, ठीक है, और उसको हवा में बाहर रख दो तो उसके ऊपर ग्रीनिश कुछ आ जाता है, ठीक है, ग्रीन कलर का कुछ आ जाता है उस पर, ठीक है, वो होती है फंगस। क्योंकि उस टाइम पे वो खराब हो जाता है, वो डिके हो जाता है, डिके मीन्स खराब हो जाता है वो, है ना, डिके मीन्स खराब होना होता है, तो वो खराब हो जाता है वो ब्रेड वहाँ से, तो वो खराब होने के बाद उसके सड़ने के बाद में वहाँ से फंगस उसके ऊपर आती है, अटैक करती है, वहाँ से अपना फूड लेने लगती है। वो जो ग्रीन दिखती है वो फंगस होती है। अगर किसी के पास माइक्रोस्कोप हो तो उसको ऑब्जर्व कर लेना। ओके, पैरासिटिक भी हेट्रोट्रोफिक न्यूट्रिशन का एक टाइप है, जैसे ये दोनों है। ये सॉलिड फूड पे डिपेंड था, ये डेड एंड डिकेइंग मैटर पे डिपेंड था। पैरासिटिक क्या होता है अब देखिए, पैरासिटिक अपना फूड अदर ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, यानी कि किसी और ऑर्गेनिज्म से, किसी लिविंग से लेते हैं जनरली, ठीक है। तो वो अपना फूड जिस ऑर्गेनिज्म से लेंगे उस ऑर्गेनिज्म को नुकसान भी पहुंचाएंगे। ये दोनों क्या करते हैं, जिनसे अपना खाना ले रहे हैं ना, उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाते। इसका तो पहले ही मर चुका होता है, इसका तो सिस्टम ही नहीं है। ये भी सॉलिड फूड लेता है, ठीक है, ये भी उधर से लेता है, लेकिन ये क्या करेगा, उसको जिंदा भी रखेगा, उसको मारेगा भी नहीं। जिस ऑर्गेनिज्म से फूड लेगा और उसको नुकसान भी पहुंचाता रहेगा, उसको दुखी भी करता रहेगा। इसीलिए जिस ऑर्गेनिज्म से फूड लेता है ना, उसको इसका होस्ट बोलते हैं, उसको इसका होस्ट बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि देखो, जूम पे कभी मीटिंग ली है? जूम अभी तो लॉकडाउन में तो बहुत चला है ये जूम ऐप पे। कभी जैसे स्कूल की कोई मीटिंग हुई हो या स्कूल की कोई क्लास दी हो किसी टीचर ने, तो वो टीचर के नाम के आगे लिखा था होस्ट, ठीक है। वो हमें पढ़ाता भी है, और कुछ बच्चे ऑनलाइन क्लासेस में भी बोल के चिल्ला के कमेंटबाजी करके अपना माइक अनम्यूट करके उनको दुखी भी करते हैं। तो वो हमारा होस्ट हो गया ना, कि हम ज्ञान भी उन्हीं से ले रहे हैं, दुखी भी उन्हीं को ही कर रहे हैं, तो वो हमारे होस्ट हो गए। उनके ब्रैकेट में होस्ट लिखा हुआ होता है। जनरली ऐसा कुछ होता नहीं है, ये मैं सिर्फ आपको रिलेट करने के लिए बता रही हूँ। ऐसा नहीं है कि इसलिए होस्ट बोलते हैं उनको, ठीक है, बट मैं आपको रिलेट करने को बता रही हूँ, आप कभी भूलेंगे नहीं इस चीज़ को, हमेशा याद रहेगी, ठीक है। तो जिस ऑर्गेनिज्म से अपना फूड लेते हैं उस ऑर्गेनिज्म को इसका होस्ट बोलेंगे, उस ऑर्गेनिज्म को होस्ट बोलेंगे। और जो ऑर्गेनिज्म फूड लेता है, जो पैरासिटिक न्यूट्रिशन करता है, उसको पैरासाइट बोलेंगे। इधर जो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन से अपना फूड लेता है उसको सेप्रोफाइट बोलेंगे, जो पैरासिटिक से अपना फूड लेता है उसको पैरासाइट बोलेंगे, ठीक है। पैरासाइट जिससे अपना फूड लेता है उसको होस्ट बोलेंगे, ये उससे अपना फूड भी लेगा और उसको नुकसान भी पहुंचाएगा। बेटा एक टर्म है लाइस, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, लाइस, इसको लीक बोलते हैं, लीक या जूमे, कभी सुने? सर में होते हैं, हेयर में, ठीक है। जब हेयर्स में लीक लाइस जुएँ हो जाते हैं, तन वो क्या करते हैं, हमारे स्काल्प से, ठीक है, हमारे स्काल्प से, हमारे हेयर्स से, हमारे मतलब स्काल्प समझते हो, जो हमारी खोपड़ी की, यहाँ से न्यूट्रिशन लेते हैं, हमारे यहाँ का ब्लड सक करते हैं, यहाँ से न्यूट्रिशन लेते हैं, ठीक है, और हमें नुकसान भी पहुँचाते हैं, हमें पेन भी करते हैं, हमें उससे तकलीफ़ भी होती है, हमारे हेयर्स को भी नुकसान पहुँचाते हैं, करते हैं। अगर आप लोगों को नहीं हुए हो तो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, या उनके टाइम में तो बहुत था, आपके ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम में, तो आजकल तो सब लोग बहुत केयर करते हैं, इसलिए नहीं देखने को मिलता। बट आप लोगों में से भी बहुत लोग ऐसे होंगे जिनको ये देखने को मिला होगा। अपने ही साथ प्रैक्टिकल एग्जांपल, किसी और को मत बताइयो, लेकिन खुद एक्सपीरियंस कर लो, ठीक है, ऐसे ही। और अपनी मदर से पूछ लेना, वरना ग्रैंड मदर हो तो उनसे पूछ लेना, वो लोग बेटर एक्सप्लेन करेंगे। अगर आप लोगों ने कभी पर्सनली एक्सप्लेन नहीं किया तो पूछ लेना कि लीक क्या होती है, लीक या जुएँ, ठीक है, वो आपको बताएंगे कि क्या क्या वो नुकसान पहुंचाती है, कैसे कैसे क्या क्या होता है, ठीक है। और बेटा एक होता है प्लांट, कस्कुटा नाम का। कस्कुटा सुना है? क्या है कस्कुटा? भी ऐसे ही करता है कि जिस ऑर्गेनिज्म से, ये जिस इंसेक्ट से वो अपना फूड लेता है, उसी को वो नुकसान भी पहुंचा देता है, उसी को वो हार्म करता है, ठीक है। तो ये है पैरासिटिक, ये सबसे खतरनाक है, ठीक है। ऐसे ही बहुत सी जो बीमारियां होती है ना हमारी बॉडी में, जो बीमारियां होती है बहुत से तरीके की, इन्फेक्शन से, बहुत सी डिजीज जो हैं वो पैरासाइट्स के कारण ही होती है, क्योंकि पैरासाइट्स हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं, हमारी बॉडी के अंदर से अपना खाना लिए जाते हैं कॉन्टीन्यूसली, एंड हमें नुकसान पहुँचाए जाते हैं, ठीक है। तो बच्चा अभी ना मैं 2 मिनट में साइड हो रही हूँ, या तो आप इस पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज वीडियो को पॉज करके इस पूरे को लिख लीजिए,
दो ऑप्शन है, पॉज करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में नोट डाउन कर लीजिए, अदरवाइज पॉज करिए और लिख लीजिए सारा, ठीक है। मैं 2 मिनट साइड हो रही हूँ, उसके बाद हम लोग ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन स्टार्ट करेंगे। ओके, देन टेक दिस स्क्रीनशॉट। सो यस, ले लिया उस पे इसका स्क्रीनशॉट। देन हमने ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन एक्सप्लेन कर लिया है, अब हम ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन पे आते हैं। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन के बारे में मैं आपको कुछ चीज़ें तो ऑलरेडी बता चुकी हूँ, जैसे कि ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन वो होता है जिसमें कि अपना खाना खुद बनाते हैं ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जिसमें मतलब सेल्फ, ऑटो मीन्स सेल्फ बताया था ना कि सेल्फ अपना खाना बनाए खुद, जैसे कि सिर्फ ग्रीन प्लांट्स होते हैं। अब उसमें क्वेश्चन था कि सारे प्लांट्स क्यों नहीं है, सिर्फ ग्रीन प्लांट्स क्यों हैं, उसका आंसर आपको यहाँ मिलेगा। उसमें एक चीज़ थी कि ये लोग अपना खाना खुद बनाते हैं, किसी अदर ऑर्गेनिज्म का यूज़ नहीं करते, सिर्फ नॉन लिविंग चीज़ों का यूज़ करते हैं। ये चीज़ बोली थी मैंने अभी थोड़ी देर पहले। तो वो सिर्फ नॉन लिविंग चीज़ों का जिनका यूज़ करते हैं, वो नॉन लिविंग चीज़ें कौन कौन सी हैं, उन लोगों में ऐसा क्या होता है जो हम लोगों में नहीं है, हम लोग अपना खाना खुद नहीं बना सकते, सिर्फ प्लांट्स बना सकते हैं, ऐसा क्यों है? ये सारे आंसर्स आपको इस लेक्चर में मिल जाएंगे, ठीक है। ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, तो सबसे पहले अगर आप एक लाइन लिखना चाहे तो लिख लीजिए कि दोज ऑर्गेनिजम्स विच कैरी आउट ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन आर नोन एज ऑटोट्रोफ्स, कि जो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन शो करते हैं या उनको ऑटोट्रोफ्स बोलते हैं, और जो हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन शो करेंगे उनको हेटरोट्रोफ्स बोलेंगे। ओके, तो ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन ऑटोट्रोफ्स शो करेंगे, ये है ऑटोट्रोफ्स। ऑटोट्रोफ्स क्या करते हैं? यूज सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। इनऑर्गेनिक मटेरियल क्या होता है? केमिस्ट्री में आपने पढ़ लिया होगा, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक क्या होता है। ऑर्गेनिक वो जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों होने चाहिए बच्चा, ऑर्गेनिक है तो सब्सटेंस। सिर्फ कार्बन के होने से ऑर्गेनिक नहीं हो सकता अगर हाइड्रोजन नहीं है तो, ठीक है। या तो कार्बन और हाइड्रोजन हो दोनों, या फिर हाइड्रोजन रिमूव होके उसकी जगह उसका कोई सब्सटीट्यूएंट आया हो, जैसे कि CCl4। एक्चुअली ये सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की चीज़ें हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ऊपर मैं एक पूरी प्लेलिस्ट तैयार करूँगी कुछ दिनों में, उसके बाद आप देख लीजिए, उसमें आपको समझ आएगा ये सब कुछ। फिलहाल मैं आपको इतना ही बताऊंगी, सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल। आपको पता है CO2, इसमें कार्बन है बट हाइड्रोजन नहीं है, तो मीन्स ये कैसा है? इनऑर्गेनिक मटेरियल है। H2O, इसमें हाइड्रोजन है बट कार्बन नहीं, तो ये कैसा इनऑर्गेनिक मटेरियल है। तो ये क्या करते हैं ऑटोट्रोफ्स? सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल्स को यूज करते हैं। और वो सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल कौन कौन से होते हैं? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2O, यानी कि हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, जिसको हम वाटर भी बोलते हैं, ठीक है। सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल को यूज करेंगे और उनको कन्वर्ट कर देंगे कॉम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल कार्बोहाइड्रेट। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? जिसमें कार्बन हो, हाइड्रोजन हो, ठीक है, उसको बोलेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। हाइड्रेट मतलब क्या होता है? हाइड्रेट मीन्स वाटर, तो उसमें वाटर में क्या होता है? H और O, H2O होता है तो H और O होता है। कार्बो मीन्स कार्बन, तो यानी कि जिसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हो, एक ऐसे मॉलिक्यूल में उसको कन्वर्ट कर देंगे और वो हाई एनर्जी होगा, उसके अंदर एनर्जी भी होगी। एनर्जी मॉलिक्यूल तो होना ही चाहिए, क्योंकि फूड से हमें एनर्जी मिलती है। हम लोग फूड लेते किस लिए हैं? तब हम लोगों को एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी के लिए ही तो हम लोग फूड लेते हैं। तब हमारी बॉडी वीक फील करती है, हम लोग खाना ना खाए क्या हो जाता है? वीकनेस आ जाती है ना हमारे अंदर, हम लोगों से ठीक से काम नहीं हो पाते, हम लोग अपने आप में कमज़ोरी महसूस करते हैं, और जैसे ही हम लोग खाना खा लेते हैं हम लोग एनर्जेटिक फील करने लग जाते हैं, है ना। तो इसलिए कॉम्प्लेक्स मीन्स ये तो सिंपल सी है, CO2, H2O, C6H12O6, ये है कॉम्प्लेक्स तो। और ये कार्बोहाइड्रेट भी, क्योंकि इसके अंदर कार्बन भी है, इसके अंदर हाइड्रोजन भी है एंड इसके अंदर ऑक्सीजन भी है। इस कार्बोहाइड्रेट का नाम क्या है? ग्लूकोज। ऐसे सारे सब्सटेंस जो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बने हों, उन सबको कार्बोहाइड्रेट बोलेंगे। और कार्बोहाइड्रेट अलग अलग होंगे। अब इसमें 6 कार्बन है, 12 हाइड्रोजन है और 6 ऑक्सीजन है। कुछ ऐसे भी होंगे जिसमें 1 हाइड्रोजन होगा, एक कार्बन होगा, 1 ऑक्सीजन होगा, ठीक है। हाइड्रोजन के नंबर 2 होंगे, 3 होंगे, मतलब जो भी होंगे, ठीक है, मतलब अलग अलग नंबर हो सकते हैं ना यहाँ पे, तो ये नंबर के हिसाब से इनके नाम रखे जाएंगे। है तो ये सारे कार्बोहाइड्रेट, बट अगर C6H12O6 है तो इसको ग्लूकोज बोलेंगे। इसी को फ्रक्टोस भी बोलते हैं, पर फ्रक्टोस ये नहीं है। जो जनरेट होता है फोटोसिंथेसिस में वो ग्लूकोज ही होता है। फ्रक्टोस इसका मतलब इसकी सिमिलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, वैसे बोल सकते हो इसका, बस इनकी स्ट्रक्चर अलग होती है,
बाकी इनका सब कुछ सेम है, इनका मोलिकुलर फॉर्मूला सेम है, इनकी स्ट्रक्चर अलग है, ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज की। पर जो यहाँ जनरेट होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान जो जनरेट होता है उसको बोलेंगे ग्लूकोज, वो ग्लूकोज जनरेट होता है। तो इसमें क्या होता है, ऑक्सीजन एज अ बाई प्रोडक्ट बन जाता है। बाई प्रोडक्ट क्या होता है, रिएक्शन के बाद ये होते हैं रिएक्टेंट्स। जब रिएक्शन होती है कोई भी, केमिस्ट्री में भी काम आएगा हमेशा के लिए, जो ये एरो है इससे इधर की तरफ जो रिएक्टेंट, जो रिएक्शन होने से पहले जो चीज़ें थी उनको रिएक्टेंट बोलेंगे, रिएक्शन होने के बाद जो चीज़ें बनती है उनको प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये एज ए बाई प्रोडक्ट बनते हैं, ठीक है, एक प्रोडक्ट के साथ में बनते हैं, यानी कि दूसरा प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट तो हमारा ये है, ग्लूकोज है। मेन जो फोटोसिंथेसिस हुई थी ना वो ग्लूकोज के लिए हुई थी, तो ये बाई प्रोडक्ट है। ये बाई प्रोडक्ट भी इसका हमारे लिए कितना ज़रूरी है ये भी आप लोगों को अच्छे से पता है कि इसका बाई प्रोडक्ट हमारे लिए कितना ज़रूरी है, क्योंकि जब प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करता है तो उससे ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज को वो खुद भी यूज़ कर लेता है ताकि वो सर्वाइव कर सके, प्लांट एनर्जी ले सके, और साथ में कुछ स्टोर कर लेता है जिसको हम लोग प्लांट से ले लेते हैं और अपना फूड बना लेते हैं। जैसे हम लोग जो सब्जियाँ लेते हैं प्लांट से, सब्जियां प्लांट्स पे ही तो लगती हैं, प्लांट्स ही तो बनाता है उनको, तो उसके अंदर ग्लूकोज स्टोर होता है। हम उसको लाते हैं, उसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग उसको प्रिपेयर करते हैं, उसको कुक करते हैं, देन उसको ईट आउट करके एनर्जी ले लेते हैं। और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन तो लाइफ है, ऑक्सीजन के बिना तो लाइफ ही नहीं है। तो इसका बाई प्रोडक्ट कितना यूजफुल है। अगर प्लांट्स फोटोसिंथेसिस ना करे तो ऑक्सीजन भी जनरेट नहीं होगी, एंड अगर ऑक्सीजन जनरेट नहीं होगी देन वी कांट टेक ब्रीथ इन, तो हम लोग सांस नहीं ले सकते, क्योंकि हम लोग जब सांस लेते हैं तो हम लोग ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और सांस जब छोड़ते हैं तो CO2 रिलीज करते हैं। इसीलिए कहते हैं अगर इन्वायरमेंट में प्लांट रहे तो इन्वायरमेंट अच्छा रहता है, इन्वायरमेंट स्वच्छ रहता है, साफ़ रहता है, ठीक है। इसीलिए ही साफ़ रहता है क्योंकि हम लोग CO2 रिलीज़ करते हैं, प्लांट्स उस CO2 को अपनी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के दौरान यूज़ कर लेता है, ठीक है। और फिर CO2 इन्वायरमेंट में बचती है नहीं और ऑक्सीजन ज़्यादा बनती है, तो ऑक्सीजन ज़्यादा बनती है तो सांस लेने में दिक्कत नहीं होती, इन्वायरमेंट अच्छा रहता है, सब कुछ अच्छा चलता है, ठीक है। और H2O बनता है, वाटर बनता है, जो कि ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस के थ्रू, ट्रांसपायरेशन बच्चा प्लांट्स में होती है। ट्रांसपायरेशन वो प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट्स अपनी लीव्स के वाटर को रिलीज कर देते हैं इन्वायरमेंट में इन दी फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, तो हमें दिखाई नहीं देता, वेपर्स की फॉर्म में उसको इन्वायरमेंट में रिलीज कर देते हैं। इसीलिए कहते हैं ना पेड़ होते हैं तो बारिश होती है, जहाँ ज़्यादा पेड़ है वहाँ बारिश भी होगी, जहाँ पेड़ नहीं वहाँ बरसात नहीं। इसीलिए नहीं होते क्योंकि वाटर वेपर्स की फॉर्म में पानी रिलीज होता है लीव्स से, और फिर वो वेपर ऊपर जाता है, क्लाउड्स की फॉर्मेशन करता है, और देन वो क्लाउड्स रेन करते हैं, ठीक है। उन क्लाउड्स की वजह से रेन होती है। ओके बेटा, ये है फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन, ये इक्वेशन है, और इस प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। अब फोटोसिंथेसिस के लिए रॉ मटेरियल्स क्या क्या हैं, रॉ मटेरियल्स क्या होते हैं आपको पता है। रॉ मटेरियल्स एक तरीके से बोलते हैं कच्चा माल। अब कोई भी चीज़ बनाने के लिए हमें कुछ रॉ मटेरियल्स तो चाहिए ना। अब वो रॉ मटेरियल जैसे कि अगर आपको खीर बनानी है तो 3 रॉ मटेरियल्स चाहिए आपको, मेनली आपको दूध चाहिए, आपको चीनी चाहिए, आपको चावल चाहिए। और अगर इन तीनों में से कोई एक भी चीज़ एब्सेंट हो, कोई एक भी चीज़ आपके पास अवेलेबल नहीं हो, तो आप लोग खीर नहीं बना सकते। इसीलिए अगर ये 4 रॉ मटेरियल होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, अगर ये 4 रॉ नहीं हो तो प्लांट भी फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता और ग्लूकोज और ऑक्सीजन नहीं बना सकता। जैसे कि हम लोग बिना इन 3 चीज़ों के खीर नहीं बना सकते क्योंकि ये खीर के रॉ मटेरियल है। इसी तरीके से बिना इन 4 चीज़ों के प्लांट फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकता क्योंकि ये 4 फोटोसिंथेसिस के रॉ मटेरियल्स हैं। इसमें क्या क्या है, CO2 और H2O तो आप लोग यहाँ पे देख ही चुके। ऊपर आपने एक वर्ड देखा मैंने लिख रखा सनलाइट और क्लोरोफिल। अब सनलाइट तो मैम हमें पता है कि सूर्य की रोशनी होती है, बिना धूप के बिना सूरज के फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकता है ना। बड़ी क्लोरोफिल ये भी सुना होगा क्योंकि फोटोसिंथेसिस हम 6-7 से पढ़ते आ रहे हैं, 6-7 स्टैंडर्ड से, ठीक है। फिर भी मैं बताऊंगी आपको क्लोरोफिल क्या होता है। क्लोरोफिल बच्चा इट इज़ अ ग्रीन कलर्ड पिगमेंट, एक हरे रंग का पिगमेंट होता है, ठीक है। प्लांट में लीव्स का जो ग्रीन कलर होता है ना, वो सिर्फ और सिर्फ इस क्लोरोफिल के कारण ही होता है। ये ग्रीन कलर्ड पिगमेंट होता है, ग्रीन कलर का पिगमेंट। अब आप कहेंगे मैम मतलब कि सिर्फ ये क्लोरोफिल लीव्स में ही होता है, क्योंकि सिर्फ लीव्स ही तो ग्रीन होती है ना, तो रूट्स ग्रीन होती है ना, जो बार्क होता है, तना होता है पेड़ का, वो ग्रीन कलर का होता है, सिर्फ लीव्स ग्रीन होती है। मीन्स क्या सिर्फ लीव्स में क्लोरोफिल होता है, बाकी जगह क्लोरोफिल नहीं होता? देन नहीं होता, सीरियसली नहीं होता बच्चा,
क्योंकि अगर वहाँ पे हो तो मतलब वहाँ पे फोटोसिंथेसिस भी नहीं होती बार्क में और रूट्स में, नहीं, वहाँ पे फोटोसिंथेसिस भी नहीं होती है। ओके, फोटोसिंथेसिस सिर्फ लीव्स में होती है क्योंकि क्लोरोफिल सिर्फ लीव्स में होता है और क्लोरोफिल एक रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, ये रहा, क्लोरोफिल एक रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के लिए, इसके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं हो सकती। और अभी क्लोरोफिल प्रेजेंट कहाँ होता है? लीव्स में ही। हाँ, लीव्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, सुना है आपने? देखो ये लीव्स है हमारी, ये वाली हमारी लीव है, ये हमारी पत्ती है, इसके अंदर ये है क्लोरोप्लास्ट, इस तरीके का ये जो दो स्ट्रक्चर बनी हुई है ना, कि ये बनाना लाइक स्ट्रक्चर है, दो, एक ये और एक ये दो क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, इसके अंदर जो ये ग्रीन ग्रीन सा दिख रहा है ना आपको, ग्रीन ग्रीन डॉट टाइप, ये पिगमेंट से, ठीक है, ये क्लोरोफिल है बच्चा, देखो दो लीव्स बना रखी है। ठीक है, और इन दोनों क्लोरोफिल इस तरीके से एडजस्ट होते हैं कि बीच में एक होल जैसी स्ट्रक्चर बनती है जो बनी हुई है, आई लाइक स्ट्रक्चर, आंख जैसी स्ट्रक्चर है ना ये, इसको हम स्टोमेटल पोर बोलेंगे। स्टोमेटल पोर क्यों? क्योंकि इस स्ट्रक्चर को हम स्टोमेटा बोलते हैं। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम बोलेंगे स्टोमेटा। ठीक है, इस स्ट्रक्चर को हम स्टोमेटा बोलेंगे। तो ये जो पोर है, पोर आप समझते हैं होल टाइप, तो ये होल टाइप हो रहा है तो इसलिए हम इसको स्टोमेटल पोर बोल देते हैं, वरना इस स्ट्रक्चर को हम स्टोमेटा बोलते हैं। ये जो साइड में बनाना लाइक स्ट्रक्चर बना के क्लोरोप्लास्ट बैठे हुए हैं, देखो दोनों, ये क्लोरोप्लास्ट है, दोनों इधर से क्लोरोप्लास्ट है। ठीक है, अब ये है ओपन स्टोमेटा, ये है क्लोज्ड स्टोमेटा। ठीक है, ओपन स्टोमेटा क्यों है? ये देखो इस तरीके से खुला हुआ है, ऐसे इसका मुंह खुला हुआ है ना, इस तरीके से, देखो ऐसे है, तो ये ओपन है, खुला हुआ है ये, और इधर आके इसका मुंह ये बंद होने पे आ गया, ये देखो ये बंद हो गया इस तरीके से, तो ये क्लोज्ड स्टोमेटा है, ये ओपन स्टोमेटा है। अब ये स्टोमेटल पोर, अब ये स्टोमेटा किस काम का है? तो ये स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा हमने पढ़ लिया कि ये टिनी पोर है, टिनी पोर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स। ठीक है, और हम क्लोरोफिल हमने पढ़ा था, ग्रीन कलर का पिगमेंट है, प्रेजेंट इन दी, या इन दी बोल दो या इनसाइड दी बोल दो। ठीक है, इनसाइड दी क्लोरोप्लास्ट ऑफ द लीव्स, ये क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये हरे रंग के पिगमेंट प्रेजेंट है, इनको बोलेंगे क्लोरोफिल, और ये मस्ट है फोटोसिंथेसिस के होने के लिए। अब ये क्लोरोप्लास्ट की एडजस्टमेंट इस तरीके से कि बीच में स्टोमेटा बन गया। अब इसके जो पोर है, ये पोर सब बना रहा है, तो इसको स्टोमेटल पोर बोल देंगे। अभी ओपन और क्लोज, क्या इसका क्या मतलब? ये ओपन और क्लोज क्यों होते हैं? क्योंकि बेटा इनके अंदर से होता है एक्सचेंज ऑफ गैसेज, सॉरी, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है इनके अंदर से। ठीक है, यानी कि O2 और CO2 का एक्सचेंज, O2 और CO2, हाँ, क्योंकि CO2 तो प्लांट लेता है, कहाँ से लेता है प्लांट CO2? प्लांट CO2 फोटोसिंथेसिस के लिए प्लांट को CO2 चाहिए और वाटर चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए और सनलाइट चाहिए। सनलाइट तो वो सन से ले लेता है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, कोई कमी ही नहीं है, कितना ही ले लो। ठीक है, नेचर का भंडार है। क्लोरोफिल इसके खुद के अंदर होता है। फिर ये CO2 कहाँ से लेता है? एटमॉस्फेयर से, इन्वायरमेंट से, जो हम लोग रिलीज करते हैं। ठीक है, जब हम लोग ब्रीद आउट करते हैं, सांस बाहर छोड़ते हैं, तो हम लोग CO2 रिलीज करते हैं, तो उस CO2 को प्लांट ले लेता है। तो वो कहाँ से लेता है? वो इस स्टोमेटल पोर के अंदर से ही एंटर करती है CO2। ठीक है, और जब ऑक्सीजन बन जाती है बाद में, ये प्रोसेस होने के बाद में ऑक्सीजन बनती है, तो वो ऑक्सीजन बाहर कैसे आती है? O2 से। ठीक है, जैसे ही CO2 अंदर गई प्लांट के, CO2 प्लांट के अंदर गई, इसने अपना स्टोमेटा क्लोज कर लिया, इसने अपना स्टोमेटा क्लोज कर लिया ताकि वो CO2 बाहर ना जाने पाए। कब तक बाहर ना जाने पाए? जब तक ये प्रोसेस ना हो जाए, क्योंकि अगर वो वापस से बाहर चली गई तो फिर ये फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा? फिर फोटोसिंथेसिस हुई, अंदर ही अंदर हो गई फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होने के बाद में ये इसको वापस से ओपन कर देगा ताकि O2 बाहर रिलीज हो जाए। O2 बाहर रिलीज हुई, ये इसको वापस से बंद कर लेगा। ठीक है, जैसे कि हम लोग करते हैं कि कोई, अगर हमें घर के अंदर, कमरे के अंदर जाना है, हम लोग गेट खोलेंगे, उसके बाद हम लोग जस्ट गेट बंद कर देंगे। ठीक है, मेन गेट जो हमारा होता है, कोई गेस्ट आया या कोई भी घर में आया तो हमने डोर खोला, हम साथ साथ बंद कर देंगे। ठीक है, इसी तरीके से ये भी अपना गेट बंद कर लेता है, अपना क्लोज कर लेता है। तो ये है क्लोज्ड स्टोमेटा की स्ट्रक्चर, ये है ओपन स्टोमेटा की स्ट्रक्चर, आपके एनसीईआरटी में मिल जाएगी। ठीक है, और ये हमारी प्रोसेस हो गई। तो ये ग्लूकोज है जो कि कार्बोहाइड्रेट है, ऑक्सीजन रिलीज हुआ, वाटर रिलीज हुआ, हो गया। अब कहेंगे इसने सनलाइट तो सन से ले लिया जो कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, क्लोरोफिल इसके खुद के अंदर था, CO2 इसने इन्वायरमेंट से ले लिया, H2O कहाँ से लिया? बेटा रूट्स है ना प्लांट के पास, रूट्स तो होती ही है प्लांट्स के पास में, तो उसने क्या किया? रूट्स से, यानी कि धरती के नीचे उसकी रूट्स फैली हुई है, धरती के नीचे पानी भी है,
तो उसने अपनी रूट्स के थ्रू धरती के नीचे से वाटर और मिनरल्स दोनों चीज़ें ले ली, ठीक है, वाटर और मिनरल्स दोनों चीज़ें उसने ले ली अपने अंदर, ठीक है। और उसके बाद उसने फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कर दी। चार ही तो चीज़ें चाहिए, चारों का मैंने आपको सोर्स भी बता दिया कि चारों चीज़ें कहाँ कहाँ से आई, ठीक है, बता दिया, हो गया। अगर किसी को इन चारों का सोर्स लिखना हो, वीडियो को रिपीट कीजिए, बार बार बैक जाइए, सुनिए मैं क्या बोल रही हूँ, अपने सेल्फ नोट्स बनाइए, क्योंकि अपने हाथ के बनाए हुए नोट्स से जितना बेटर समझ आता है ना, लिखवा के ले लो, बड़े से बड़े राइटर की बुक को पढ़ने से समझ नहीं आता उतना। एग्जाम टाइम्स में आपके हाथ के बनाए हुए नोट्स बहुत काम आएंगे, ठीक है, और आपके कॉन्सेप्ट्स भी अपने हाथ के बनाए हुए नोट्स से ज़्यादा बेटर क्लियर होंगे। तो वीडियो को पॉज कीजिए, बैक कीजिए, रिपीट कीजिए, बार बार सुनिए, रोक रोक के चलाइए, बार बार चलाइए, बार बार देखिए, लेकिन जो मैं बोल रही हूँ उसको लिख भी लीजिए। जितना मैंने लिख रखा है उतना तो नोट डाउन कर ही लीजिए, मैं स्क्रीनशॉट का टाइम देती हूँ, ठीक है, वरना पॉज करके लिखना चाहे वो कर लीजिए, बट फिर बार बार देखो, लेकिन क्लियर करो। जो जो बोल रही हूँ, जो इसमें मिस है और मैंने मुँह से बोला है, वो सब कुछ भी लिखा हुआ होना चाहिए फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। हाँ, और स्टोमेटा का क्या काम है? अच्छा, यही काम है, पानी भी तो बनता है ना, तो पानी मैंने बताया था ट्रांसपायरेशन टेक्स प्लेस थ्रू दीज पोर्स। ऑफ ट्रांसपायरेशन क्या होती है? द लॉस ऑफ एक्सेस वाटर इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, ठीक है, इज नोन एज ट्रांसपायरेशन। The loss of excess water in the form of water vapors into our atmosphere is known as transpiration, ठीक है। एटमोस्फेयर में प्लांट के अंदर जो एक्सेस वाटर है उसका वाटर वेपर की फॉर्म में रिलीज होना क्या कहलाएगा? ट्रांसपायरेशन, ठीक है। वो इन्हीं पोर्स के थ्रू होता है, उन पोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग? स्टोमेटा, ठीक है। ये क्लोरोफिल का मैंने बता दिया था क्या होता है। अब सनलाइट जो आती है ना, क्लोरोफिल तो उसके खुद के अंदर होता है, CO2 इन्वायरमेंट से यहाँ से ले लेता है, स्टोमेटा ले लेता है इसको, H2O तो इसकी जड़ों से होते हुए आ जाता है ऊपर तक, ठीक है, लीव्स तक आ जाता है, पहले स्टेम को, फिर लीव्स तक आ जाता है ये तो, ठीक है। उसके बाद में ये आ गया, उसके बाद में ये क्लोरोफिल है, इसका भी मैंने बता दिया खुद के अंदर होता है। सनलाइट है, वो कहाँ एब्जॉर्ब होती है? सनलाइट भी क्लोरोफिल ही एब्जॉर्ब करता है, सनलाइट एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल, यानी कि जो सूर्य की रोशनी है, जो धूप आ रही है, उसको भी ये क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करेगा, वो आएगी पूरी लीव्स पे पड़ेगी, यहाँ ये इसको एब्जॉर्ब कर लेगा फिर सनलाइट को, ठीक है। जहाँ जहाँ ये है, जहाँ ये नहीं है वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक, यहाँ पे पड़ेगी पर कुछ नहीं होगा, एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, यहाँ से चली जाएगी, ऐसे ही वापस हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जहाँ पे क्लोरोफिल है वो इसको एब्जॉर्ब कर लेगा, सनलाइट को भी, ठीक है, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर लेगा, ओके। आप कहेंगे स्ट्रक्चर तो आपने वो कर दी, खराब कर दी, अब हम लोग ने स्क्रीनशॉट नहीं लिया, तो कोई नहीं, स्टार्ट पे जाइए वीडियो के पे, बीच में शुरू में ही आपको टाइम मिल जाएगा, वहाँ से ले लियो, वहाँ से बना लियो स्ट्रक्चर को, अदरवाइज बैक जाइयो जहाँ पे मैंने नहीं लिखा था, वहाँ से पॉज करके स्ट्रक्चर्स बना लियो, बाकी वो तो वर्ड्स तो समझ आ ही जाएंगे बाद में भी, ठीक है। ये हो गया क्लोरोफिल का, हो गया, कुछ छूटा तो नहीं है। अब देखिए मेन इवेंट्स, मतलब कि मेनली क्या क्या होता है, कौन कौन सी घटनाएं, कौन कौन सी हैपनिंग्स होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, कौन कौन से मेन इवेंट्स होते हैं। एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट बाय क्लोरोफिल, सबसे पहले क्लोरोफिल के ऊपर सनलाइट आके पड़ती है और वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, सबसे पहले ये चीज़ होती है फोटोसिंथेसिस में। सेकेंड नंबर पे क्या होता है? कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। देखिए ग्लूकोज एक केमिकल कंपाउंड है, एक कंपाउंड है केमिस्ट्री का जो केमिकल से, एटम्स से मिलके बना हुआ है, ठीक है। तो लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी का कन्वर्जन होगा केमिकल एनर्जी में, लाइट एनर्जी का कन्वर्जन होगा किसमें? केमिकल एनर्जी में, केमिकल एनर्जी में, ठीक है। और ये लाइट एनर्जी कहाँ से आ रही है? फ्रॉम सन, ये तो धूप से आ रही है, तो धूप से लाइट, मतलब सन जो है, सन से लाइट ही तो आती है, दिन में रोशनी तो होती है, लाइट ही तो आती है ना सन से, ठीक है। तो वो लाइट एनर्जी हुई, अब केमिकल कंपाउंड में कन्वर्ट हो रही है वो, तो ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई। उसके बाद जो लाइट एनर्जी है, पहले सनलाइट आएगी, क्लोरोफिल पे गिरेगी, उसके बाद जो सनलाइट के अंदर की लाइट एनर्जी है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी, एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। स्प्लिटिंग क्या होता है? ब्रेक डाउन, लिख लो ब्रैकेट में, स्प्लिटिंग के ब्रैकेट में या फिर कहीं ऊपर लिख लो कि स्प्लिटिंग का मतलब होता है ब्रेक डाउन, लिख लेना इस चीज़ को, स्प्लिटिंग मीन्स ब्रेक डाउन।
तो यानी कि पानी को तोड़ देती है, H2O को तोड़ देती है, किसमें? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। H2O किस में टूटता है? हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। ठीक है, ये टूट जाता है पानी। ठीक है, ये ऐसे टूटता है। उसके बाद में देखो, एक सेकेंड, ये हो गया, टूट गया हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में पानी टूटता है तभी तो इधर ऑक्सीजन भी निकल गया, इधर कुछ हाइड्रोजन इसके साथ में भी जुड़ गए। यहाँ देखो 12 जुड़ गए H2O। अगर ये टूटता नहीं तो ये यहाँ पे H कैसे आता, ये O यहाँ अलग कैसे होता? स्प्लिट तो हुआ है, इसका मतलब H2O जो इसके साथ में भी जाके जुड़ा है ना, स्प्लिट हुआ है ना। उसके बाद है रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट, यानी कि रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट, CO2 का रिडक्शन होगा। अब रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन देखा हो आप लोगों ने, एक बच्चों वाली डेफिनेशन होती है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन या फिर रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन या फिर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? रिडक्शन। ठीक है, एडिशन, हाइड्रोजन ऐड हो जाए या ऑक्सीजन रिमूव हो जाए किसी भी एटम में से या किसी भी कंपाउंड में से, तो उसको हम बोलेंगे रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन इसका उल्टा होता है, एक होता है वर्ड ऑक्सीडेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या होता है? इसका अपोजिट होता है। इसका अपोजिट मीन्स जिसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो और जिसके अंदर से हाइड्रोजन रिमूव हो। ठीक है, तो अब कह रहे रिडक्शन ऑफ CO2 टू कार्बोहाइड्रेट। अब कह रहे CO2 का रिडक्शन होगा। CO2 का रिडक्शन का क्या मतलब है? यहाँ पे कार्बन के साथ में ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन में फिर कार्बन के साथ में, यहाँ पे भी और किसी में तो कार्बन है नहीं, सिर्फ ग्लूकोज में ही कार्बन है। ग्लूकोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट, सिर्फ इसी में ही कार्बन है यहाँ पे। ठीक है, तो यानी कि इसके साथ ऑक्सीजन पहले भी था, ऑक्सीजन अभी भी है, तो ऑक्सीजन का रिमूवल तो हुआ नहीं इसका मतलब, तो ये वाली कंडीशन तो अनसेटिस्फाई होगी। ठीक है, वैसे ये सही है रिडक्शन की डेफिनेशन के तौर पे, पर बता रही हूँ ये वाली कंडीशन यहाँ पे रिमूव होगी। ऑक्सीजन तो पहले भी था, ऑक्सीजन तो अभी भी है इसके साथ में, तो क्या हुआ? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाँ जी, यहाँ पे कार्बन के साथ में हाइड्रोजन था? नहीं था, लेकिन यहाँ पे कार्बन के साथ में हाइड्रोजन भी आ गया। यहाँ पे कार्बन के साथ में हाइड्रोजन ऐड हो गया। ऑक्सीजन तो पहले भी था, अभी भी है, बस हाइड्रोजन ऐड हो गया इसके साथ में। ठीक है, तो हाइड्रोजन ऐड हो गया तो ये रिडक्शन हो गया। अब रिडक्शन किसका हुआ? कार्बन CO2 का रिडक्शन हुआ इस पूरे कंपाउंड का। ये CO2 रिड्यूस होके किस में आ गया? कार्बोहाइड्रेट बन गया। कौन सा कार्बोहाइड्रेट बना? ग्लूकोज। ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, ओके। ये लास्ट इवेंट था, फोटोसिंथेसिस के 3 इवेंट होते हैं, 1 2 3। ठीक है, ये लास्ट इवेंट था जिसके अंदर रिडक्शन हुआ था CO2 का कार्बोहाइड्रेट के अंदर। ये CO2 रिड्यूस हुआ, यानी कि हाइड्रोजन का एडिशन हुआ और ये कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट हो गया। ग्लूकोज एक कार्बोहाइड्रेट है, ये बात दिमाग में रखना। मैंने बता दिया कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं। ठीक है, हर वो कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है वो कार्बोहाइड्रेट है। अब कार्बोहाइड्रेट कई हो सकते हैं, बहुत से नाम होते हैं कार्बोहाइड्रेट के। ये 6 कार्बन, 12 हाइड्रोजन, 6 ऑक्सीजन जुड़े थे तो ग्लूकोज बन गया। अगर इनके अमाउंट वेरी किए ना ये 6-12 वाले, तो कुछ और नाम हो जाएगा उस कार्बोहाइड्रेट का, पर है ये सब कार्बोहाइड्रेट ही। तो ये सब है। उधर हेटेरोट्रोफिक समझा दिया था कुछ देर पहले मैंने, मोड ऑफ न्यूट्रिशन बता दिया था, लाइफ प्रोसेस बता दिया, लिविंग बीइंग बता दिया। नाउ मैंने ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन बता दिया, ऑटोट्रोफ्स बता दिया, फोटोसिंथेसिस बता दी, उसके रॉ मटेरियल बता दिए, मेन इवेंट्स बता दिए, स्टोमेटा बता दिया, क्लोरोफिल बता दिया, इक्वेशंस बता दी, ओपन और क्लोज स्टोमेटा क्या होते हैं वो सब कुछ बता दिया। कार्बोहाइड्रेट्स की थोड़ी सी इंफॉर्मेशन डाल दी। ठीक है, इन सब की स्ट्रक्चर वगैरह, कहाँ इनकी लोकेशन क्या क्या है वो सब कुछ बता दिया। ठीक है, अब अगर आपको ये पूरा समझ आया हो अच्छे से, ठीक है, देन गुड। और अगर नहीं आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट्स पूछिएगा। छोटी सी भी क्यूरी हो कमेंट कीजिए, पूछिए। एंड अगर पूरा समझ आया हो देन लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल सो यू कांट मिस एनी वीडियो। ठीक है, आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करें, उसके लिए आपको ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करें। जैसे ही मैं कोई भी वीडियो डालूँ आप अप टू डेट रहे, साथ साथ सिलेबस कवर हो, आप पीछे ना रहे। अभी मैं हट रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अदरवाइज़ वीडियो पॉज करके लिख लीजिए।